Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 17 to 21 March 2021. ये 4-5 दिन न्यूज़पेपर नहीं आ पाया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी फीवर आ गया था तो इसलिए बन नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं आज सब कवर कर दूंगा जो भी न्यूज़ है। तो वैसे इतने कोई खास एडिटोरियल नहीं थे जो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी न्यूज़ है वो मैं आज बता देता हूँ। नीति आयोग विजन फॉर ग्रेट निकोबार इग्नोर्स ट्राइबल इकोलॉजिकल कंसर्न्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, नीति आयोग की विजन रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला गया है कि जो अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हो और इकोलॉजिकल कंसर्न को भी। तो उसमें जो अपने काम का है वो ज़्यादा काम का नहीं है, बस आपको पता है एक ये नाम पता होना चाहिए, गलतिया बे सेंचुरी। ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड में। एक तो ये पता होना चाहिए बस। एक इसमें एक और चीज़ थी, हाँ, गलतिया नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। बे सेंचुरी भी और गलतिया नेशनल पार्क भी है। ऐसे ही महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है, मरीन नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में। ये यहाँ लिखा नहीं है। और इसमें जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पूछा जाएगा कौन कौन सी ट्राइब यहाँ रहती हैं अंडमान में। तो याद रखिएगा ये 5 पीवीटीजीज हैं। पीवीटीजीज क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। इससे ऑलरेडी 2000 आई थिंक 19 में यूपीएससी सिविल सर्विस में सवाल आ चुका है डायरेक्ट। आप जाके चेक कर सकते हैं जिनको भी मेरी बातों पे शक है पीवीटीजीज के ऊपर कि इंडिया में कितनी पीवीटीजी पाई जाती हैं। एक ऑप्शन ये था, एक ये था कि सबसे ज़्यादा पीवीटीजी कहाँ पाई जाती हैं, और 2-3 उसमें थे कि ट्राइब्स के नाम लिख रहे थे और ये बोला गया था कि ये पीवीटीजी है या नहीं। तो ऐसे उसमें 3 ऑप्शन थे, उसमें आइडेंटिफाई करना था। तो जो अंडमान में पाई जाती हैं वो 5 पाई जाती हैं। नाम याद देख लीजिए, जरवाज, ओंग, शॉम्पेन्स एंड नॉर्थ सेंटलीस। एक है ग्रेट निकोबारी। तो ये जो शॉम्पेन है ये मंगोलाइड फीचर की है, केवल एक यही है शॉम्पेन ऐसी ट्राइब जो मंगोलाइड फीचर की है, बाकी की जितनी है वो नेरगोइड फीचर्स की हैं। ये बहुत डिटेल में मैंने बता दिया, इतना पूछा नहीं जाएगा, बस आप नाम याद रखिएगा। जरवाज, ओंग, शॉम्पेन, नॉर्थ सेंटलीज, ऐसी एक अंडमानीज होती है और एक ग्रेट निकोबारीज होती है। ये तो आप नाम से समझ जाएंगे, जो नाम से नहीं समझेंगे वो मैंने यहाँ बता दिया है। फिर ये इससे सवाल ऑलरेडी सीडीएस में इसी साल आ चुका है। ये पूछा था शायद उसमें डंकन पैसेज या कुछ लिटिल अंडमान पूछा था। तो याद रखिएगा ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, ये पूरा अंडमान होता है। फिर लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में डंकन पास होता है, और लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल होता है, और ये इंदिरा पॉइंट। हाँ, 10 डिग्री चैनल पूछा था किस किस के बीच में होता है, तो ये आंसर था। ऐसी एक इधर फेमस आइलैंड है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। नारकुंडम आइलैंड जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मतलब पहले इसमें वॉल्केनो आते थे अब नहीं आते हैं। इंडिया में एक यही है बैरन आइलैंड जो डोरमेंट वॉल्केनो, याद रखिएगा इसमें अभी भी वॉल्केनोज आते हैं। ऐसी जो लक्षद्वीप वाले आइलैंड हैं, तो ये लक्षद्वीप है। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में होता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। और 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में होता है? तो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। तो आपको चैनल जरूर याद रखना है, ऑलरेडी सीडीएस में पूछा जा चुका है। 3 चैनल हैं और एक ये डंकन पास, ये किस किस के बीच में बनता है याद रखिएगा। आगे भी पूछने के बराबर चांसेस हैं, तो ये नहीं बोल सकते कि अभी हमसे एक बार पूछ लिया गया है तो अब आगे नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आगे पूछा जा सकता है। इसलिए वीडियो पॉज करके इसको आप ड्रॉ करके अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इंडिया यूएस रिजॉल्व टू इंटेंसिफाई डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो इंडिया और यूएस के लोग डिफेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं ताकि हम और ज़्यादा कॉपरेशन कर सकें। एक चीज़ याद रखिएगा, इधर लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक हमारा यूएस के साथ होता है 2+2 डायलॉग। ये डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज 2+2 डायलॉग, तो इंडिया और यूएस के बीच का होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे ही यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, इसीलिए इसे 2+2 डायलॉग बोलते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ लिखी नहीं है मैंने बता दी। और यहाँ पे जो 3 चीज़ें लिखी हैं, 4 चीज़ें, लेमोआ, कॉमकासा, बीका, ये सारे जो हमारे और उनके बीच के समझौते के नाम है। अभी तक बीका नहीं हुआ था, लेकिन पिछले साल हमने बीका को भी साइन कर लिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है हमने यूएस के साथ साइन कर लिया। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है लेमोआ। इसकी बस फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म से आप समझ जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, जो भी सामान का हम आदान प्रदान करेंगे, फिर शिप को रिफ्यूल कराएंगे। जैसे मान के चलिए हमारी शिप जो है वो अमेरिका के आसपास है, तो हम वहाँ रिफ्यूल करा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स ले सकते हैं, खाना पीना ले सकते हैं। तो ये होता है लेमोआ। दूसरा है कॉमकासा, इसे कॉमकासा भी बोलते हैं, सिस्मोआ भी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेटरी इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट। तो इसमें जितना भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड अरेंजमेंट है वो सब हम देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, केवल नाम फुल फॉर्म याद रखिए, उससे आपको इसका काम समझ में आ जाएगा। लेमोआ है वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, कॉमकासा या सिस्मोआ है
वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और बी का ये अभी हमने करा, ये जियो अर्थ स्पेशल, मतलब ऊपर सैटेलाइट वेटलाइट से रिलेटेड है। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन है, मतलब सैटेलाइट, डिजिटल सेंसर, इन सब से रिलेटेड है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में याद रखिए, डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। पहले आता था कि हमने किसको साइन नहीं करा, तो उसका आंसर होता था बी का, लेकिन अब हमने सबको साइन कर लिया, तो अब उसका कोई आंसर नहीं होगा। बी का भी हमने साइन कर चुके हैं। आगे चलते हैं। सीजन ऑफ चेंज, इसमें एक फेस्टिवल का नाम लिख रहा है नवरोज, ये है पर्शियन न्यू ईयर। पर्शियन न्यू नवरोज कौन कौन मनाता है, तो याद रखिएगा मुस्लिम और पारसीस का ये न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। तो दोनों लोग मिलके बनाते हैं। हमारे लिए नवरोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि यूनेस्को में आता है। यूनेस्को का जो कल्चरल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है, जो ह्यूमैनिटी लिस्ट है, उसके अंदर इसको रखा गया है। और भी बहुत ज़्यादा लोगों को रखा गया है। ऑलरेडी सिविल सर्विस में इससे सवाल पूछा जा चुका है यूनेस्को से रिलेटेड, कि यूनेस्को में कौन कौन नहीं आता था, तो उसमें इस फेस्टिवल का नाम भी था। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए ये जो है, ये बाकी के जो हैं, ये 13 ये यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं। याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट जो है वो इसमें कुंभ मेला ऐड हुआ है। कुंभ मेला 2017 में ऐड हुआ है। नवरोज 2016 में ऐड हुआ है। नवरोज पहले भी 2018 या 7 में ऐड हुआ था, फिर उसे रिमूव कर दिया गया था। अब इसको दोबारा ऐड कर दिया गया 2016 में। नवरोज क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च से क्या होता है, हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स शुरू होता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्विनॉक्स उसे कहते हैं जब हमारा डे और नाइट बराबर रहेंगे, मतलब 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो 21 मार्च से करीबन 23 सितंबर तक ये इक्विनॉक्स चलता है। तो इसमें डे और नाइट बराबर रहते हैं। इसी को मनाने के लिए ये लोग नवरोज फेस्टिवल मनाते हैं। कौन कौन मनाता है, तो पारसीज और मुस्लिम्स मनाते हैं। ये मैंने बता दिया। ये बाकी का भी आप याद कर सकते हैं कौन कौन से यूनेस्को की लिस्ट में। तो वैदिक चांटिंग, रामलीला, कुटियाट्टम, ये कहाँ कहाँ होते हैं, याद रखिएगा। कुटियाट्टम केरला, लिखते जाइएगा कहाँ कहाँ है। रमन ये गढ़वाल हिमालयाज में होता है। मुड़ियट्टू ये केरला में होता है। देखिए कलबीला सॉन्ग ये राजस्थान का है। छऊ डांस ये कई जगह होता है, उड़ीसा में भी होता है और भी कई जगह होता है। छऊ 3 तरह का होता है। तो एक वेस्ट बंगाल में भी होता है, एक उड़ीसा में भी होता है, एक झारखंड में भी होता है। तो 3 तरह का छऊ डांस होता है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है उनको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आप शॉर्ट याद रखिएगा। बुद्धिस्ट चांटिंग जो लद्दाख में होती है। संकीर्तन ये मणिपुर का है। और ये कॉपर फेस्टिवल जो होता है, कॉपर फेस्टिवल नहीं, इसमें कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं, पंजाब वाले रीजन में बनाए जाते हैं कॉपर यूटेंसिल्स। योगा तो सबका ही है, नवरोज भी सबका, कुंभ मेला भी सबका। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको डिटेल में, इसको वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। नो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन आफ्टर इंडिया पैक्ट जम्मू कश्मीर डीजीपी। तो जम्मू कश्मीर डीजीपी कह रहे हैं कि जब से हमने दोबारा पाकिस्तान के साथ हमने फ्रेश पैक्ट साइन किया है, तब से वहाँ की इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है। अपने काम का ये नहीं है, हम जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो कब का है। ये तो इन्होंने दोबारा साइन कर दिया उसी को, पुराने वाले को। तो ये कब का है याद रखिएगा, 2003 का, जब हमने ये बोला था कि हम सीज फायर वॉल्यूशन नहीं करेंगे दोनों देशों ने। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसने माना नहीं। तो अभी दोबारा 2021 में इसको सीज फायर एग्रीमेंट को दोबारा साइन किया गया है। और जब से साइन हुआ है, जब से मतलब हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन या सीज फायर वॉल्यूशन करने की कोशिश नहीं की है। तो उसी की बात कर रहे हैं। अपने काम का जो है वो 2003 है, बस उससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ART नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लिव इन एंड सेम सेक्स कपल। तो ART क्या है, बस इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। नया बिल है जिसका नाम है असिस्टेड रेप्रोडक्टिव, याद रखेंगे, असिस्टिव रेप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये आपको पता है ना, जो बच्चे पैदा होते हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो ये बोला गया है कि जो नया बिल आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि ये जो केवल हम टेस्ट ट्यूब बेबीज अलाउ करेंगे, ये केवल जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए अलाउड करेंगे। मैरिड कपल्स के लिए अलाउड है। जो लिव इन में रहते हैं, और सेम सेक्स जो कपल है, मतलब LGBT से रिलेटेड इनकी बात हो रही है, उन लोगों के लिए इन्होंने अलाउड नहीं करा है। तो अपने काम का जो है बस ये ART की फुल फॉर्म याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ये इससे रिलेटेड है। इस पर नया बिल आया। तो बस ये आर्ट इंपॉर्टेंट है, इधर लिखा है आर्ट नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लिव-इन और सेम सेक्स कपल। तो ये अपने डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। आर्ट की फुल फॉर्म याद रखिए, किससे रिलेटेड है ये याद रखिए, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं।
WCD मिनिस्ट्री टू सी कितने करोड़ लोन टू एग्जीक्यूट स्कीम्स। तो WCD क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इतना करोड़ लोन चाहिए ताकि वो स्कीमें चला सकें। एक इसकी इंपॉर्टेंट स्कीम का नाम यहाँ लिख रहा है कल्पतरु। कल्पतरु एक स्कीम है जिसके तहत इन्होंने 200 मिलियन ट्रीज लगाने हैं। तो याद रखिएगा कल्पतरु किससे रिलेटेड है, ट्रीज लगाने से रिलेटेड है। और ये लोन कहाँ से ले रहे हैं, बहुत जगह से लोन ले रहे हैं। देखिए लोन की जितनी ये हैं सब इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इनसे क्वेश्चन बनता है जहाँ जहाँ से लोन लेकर हैं। पहली चीज़ लिख रही है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए फिर जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जिसको हम बोलते हैं जीका। फिर NDB जो ब्रिक्स बैंक है। मैं यहाँ सब लिख देता हूँ, फिर एक एक करके समझा दूंगा। ADB से ले रहे हैं, फिर GIZ से ले रहे हैं। इतनी जगह से लोन ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोन ही लेके काम चला रहे हैं, बताइए आजकल। तो इतने करोड़ लोन ले रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले क्या होता था, हम एक ही जगह से लोन ले पाते थे, जो जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है कि वर्ल्ड बैंक में हमेशा US ने डोमिनेट करा है। तो और देशों को ऐसा लगा कि हम हर कोई वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, उन्हीं को इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें US डोमिनेट करता है। जिसको US चाहता है उसी को लोन मिलता है, जिसको नहीं चाहता उसको नहीं मिल पाता था। तो और कंट्रीज ने क्या करा कि अपनी अपनी नई बैंक लानी शुरू करी जो दूसरे कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करे। ऐसी पहली बैंक थी AIIB। ये चाइना डोमिनेट, इसमें चाइना डोमिनेट करता है। मैं सबको बता देता हूँ, जीका इसमें जापान डोमिनेट करता है क्योंकि जापान की है। NDB ये ब्रिक्स नेशन की है। ADB ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें सभी डोमिनेट करते हैं, इसमें कोई एक डोमिनेट नहीं करता। इंडिया भी इसमें थोड़ा बहुत डोमिनेट कर देता है। और GIZ ये तो जर्मन की, तो सब में कोई ना कोई डोमिनेट करता है। तो मैं आपको एक एक बता देता हूँ। पहले AIIB के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंडिया जो है उसका फाउंडिंग मेंबर है, सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। याद रखिएगा सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, चाइना, क्योंकि चाइना ही इसमें डोमिनेट करता है और चाइना ही इसको चला रखा है, पहली बात। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आज का क्वेश्चन यही है कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। मेरे को अब एग्जैक्टली याद नहीं है किसमें पूछा है, शायद NTPC के जो एग्जाम चल रहे हैं उन्हीं में पूछा जा चुका है कि AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है। NTPC में पूछा गया है, जो रेलवे के चल रहे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपके CDS वगैरह CAPF में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए NDB तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम पहले ब्रिक्स बैंक बोलते थे। ब्रिक्स बैंक कौन सी हैं, जो 5 देशों से मिलकर बना है ब्रिक्स। जैसे नाम से पता चल रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले इसे ब्रिक ही बोलते थे। साउथ अफ्रीका जो है बाद में ऐड हुआ है, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, साउथ अफ्रीका जो है बाद में ऐड हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में। और इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है फ्रॉम UNGA से। याद रखिएगा ऑब्जर्वर स्टेटस है, परमानेंट मेंबर नहीं है UNGA का। NDB ऐसी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में शुरू हुई थी। इसके इतने मेंबर हैं। इसमें जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो जापान और US है, याद रखिएगा। इसमें शेयर होल्डर कैसे बनते हैं, मतलब जितना आप पैसा डालेंगे उसके फंड में उतने बड़े आप शेयर होल्डर हो जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा पैसा जापान और US डालता है। इंडिया का शेयर होल्डर 6.3% है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस। इसका शंघाई चाइना। आज का क्वेश्चन है AIIB का कहाँ पर है, वेरी इजी। सबके हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इंडिया उसका मेंबर है या नहीं ये याद रखिएगा, और उसको स्टेटस क्या मिला हुआ है ये याद रखिएगा बस, और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं। द इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ ऑब्टेनिंग हीलियम इन इंडिया। तो याद रखेंगे हीलियम से रिलेटेड थोड़ा साइंस का सवाल हो जाएगा, क्योंकि साइंस से भी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो रहा है CAPF में भी और CDS में भी, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो हीलियम जो है वो एक, याद रखिएगा, एक तो पहली बात है इसकी प्रॉपर्टीज। एक ये कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, तीनों चीज़ है। कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, इनर्ट गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो है ये इनर्ट गैस है। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो MRI में यूज़ होता है, रॉकेट्स में यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। लेकिन इंडिया जो है वो इसको प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए करीबन 55,000 करोड़ हम US से इंपोर्ट करते हैं। ये और सवाल बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा कहाँ हीलियम पाई जाती है, तो उसका आंसर US है। US से ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती है। इंडिया में पाई जाती है बहुत कम, बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए हमें सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अपने काम का जो है मैंने यहाँ सब बता दिया, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। लोकसभा पासिस बिल ऑन देवेंद्र कुल्लू वेल्लार्स। तो ये क्या है, देवेंद्र कुल्लू वेल्लार्स, ये एक इन्होंने नाम रख दिया जिसमें 7 ट्राइब्स नहीं 7 कास्ट को बोल सकते हैं, 7 कास्ट को रखा गया है। ये 7 कास्ट जो है तमिलनाडु के हैं, याद रखिएगा 7 कास्ट तमिलनाडु के हैं। नया बिल है जिसको हमने नाम रखा है देवेंद्र कुल्लू वेल्लार्स। इनका छोटा रफली याद रखिएगा जो कास्ट है उनका नाम, देवेंद्र कुलथन, कड़ियन, कल्लड़ी, कुदुम्बन पलन, पनड़ी, वैथरियन।
तो ये सातों ट्राइबों को इसके अंदर रखा गया है। डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ये किससे रिलेटेड है तो याद रखिएगा, देवेंद्र कल्लू वेल्लार से 7 ट्राइब इसके अंदर रहेंगे, तमिलनाडु के ट्राइब से इनको रखा गया और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट क्वेश्चन ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेंटर्स। तो इसमें सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ग्लोबल इंडेक्स निकालता कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो याद रखिएगा एक एनजीओ है जिसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ, ये निकालता है। इस बार इंडिया की रैंक कितनी है तो याद रखिएगा इंडिया की रैंक जो है 94th है, पहले थी 102, अब इन 2019 में और 2020 में 94th रैंक हो गई है। तो इंडिया में ये बोला गया है जब इंडिया की रैंक 94th आई और इंडिया के जो और पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनकी रैंक हमसे अच्छी आई, तो हम अभी से एनजीओ से पूछा कि हमारी जो मैथोलॉजी है उसमें गलती क्या है, हमारे जैसे जो गरीब देश हैं उनकी हंगर इंडेक्स हमसे बढ़िया कैसे हो गई है। हमने तो इतना सारा अच्छा डेटा, हमने कोई डेटा में दिक्कत है, किस में दिक्कत है तो आप हमें बताइए, क्योंकि जब हमारे जैसे पड़ोसी कंट्री जो हमसे गरीब है ऑल, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनका हमसे अच्छा कैसे। तो अपने काम का ये नहीं है क्यों अच्छा है क्या अच्छा है, अपने काम का है किसने रिलीज़ करा है, क्या रैंक है, बस, और इसके काम का कुछ नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, ये मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने बोला जब भी हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग किसी बच्चे को पैदा देता है, मतलब कोई कुत्ते जब किसी बच्चे को पैदा देता है तो वहाँ जो आसपास की लेडीज़ होती हैं वो उस बच्चे को शीरा खिलाती हैं। शीरा मतलब स्वीट डिश होता है। तो ऐसी कंट्री में जहाँ जब कुत्ते का बच्चा पैदा होता है, जब शीरा बांटा जाता है, तब एनजीओ ऐसी रिपोर्ट कैसे रिलीज़ कर सकता है जहाँ ऐसी ट्रेडिशन चलती है। तो इन्होंने देखिए मतलब कितनी गहन बात कर दी। तो अपने काम का नहीं है, अपने काम का जो है मैंने यहाँ बता दिया और कुछ काम का नहीं है। आगे चलते हैं। ये और याद रख सकते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की जो रैंक है हमसे अच्छी है। हाँ, दिल्ली अंडरमाइंड, ये रोज आ रहा है, ये बात हो रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के सीएम में टसल चल रही है, ऑलरेडी आपको पता है, रोज आता रहता है, तो इसके लिए नया बिल आ रहा है। तो पहले भी 2018 में ये बोला गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको एड एंड एडवाइस, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी बात माननी ही पड़ेगी अगर कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है तो। लेकिन अगर वही मैटर लैंड, लेबर और पब्लिक ऑर्डर इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये पता है 3 चीज़ एक्सेप्शन है जो स्टेट लिस्ट का पास है लेकिन सेंटर के पास रखी गई हैं, लैंड, लेबर और पुलिस। तो अगर ये 3 चीज़ पे कोई डिसीजन लेना है तो उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर सोलली अपनी तरफ से ले सकता है, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ है उस पर उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का राय लेना ही लेना पड़ेगा। ये इससे रिलेटेड था। दिल्ली बना कैसे था तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना है, याद रखिएगा 69 से बना है। तो यहीं लिख रहा है, देखिए आप पढ़ लीजिए, एज पावर अंडर द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट बट विद द एक्सेप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, वेयर एवर देयर आर डिफरेंसेज बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, द फॉर्मर शुड रेफर द क्वेश्चन टू द प्रेसिडेंट। अगर इन दोनों के बीच में टसल हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों अपनी अपनी बात मान लेते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उस डिसीजन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर सकता है। तो कुछ भी नहीं होता, जब भी टसल होती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यही करते हैं कि उस बिल को सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर देते हैं और उस पर फिर फैसला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुनाते हैं। तो इस पर अब दोबारा बिल बन रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। ये रोज में आ रहा है इसलिए मैं 69 मत भूल जाइएगा। 69 से डायरेक्ट सवाल होता है कि दिल्ली जो है वो यूटी बनी है, किस अमेंडमेंट के थ्रू बनी है, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनी है। आगे चलते हैं। लोकसभा पासिस MMDR अमेंडमेंट बिल। तो MMDR अमेंडमेंट बिल क्या है तो माइंस, याद रखिएगा, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बोल सकते हैं एक्ट। इसका फुल फॉर्म यही है। इंडिया में 95% मिनरल पाए जाते हैं लेकिन फिर भी हमें बाहर से एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए बनाने की बोल रहे हैं। और इसमें जो खास बात है वो ये याद रखिएगा कि इन्होंने डिस्टिंक्शन कर दी है। जो पहले डिस्टिंक्शंस होती थी कि इन्होंने क्या करता था, कैप्टिव माइनिंग होती थी और नॉन कैप्टिव माइनिंग होती थी, 2 तरह की माइनिंग होती थी। तो इन्होंने अब इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। अब कोई कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइन नहीं है, अब एक ही तरह की माइनिंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो गई। एक नेशनल मिनरल इंडेक्स निकाला जाएगा और इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इस फुल फॉर्म याद रखिएगा MMDR अमेंडमेंट बिल की, और इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसमें 6 शेड्यूल की बात की गई है। 6 शेड्यूल में आपको पता ना 80 लोग रहते हैं, 80 वो 80 कह रहा हूँ, ये मतलब इन 4 स्टेट के लोग रहते हैं जो अदर शेड्यूल एरियाज में रखे गए हैं। आगे चलते हैं। आसाम, त्रिपुरा, इसका आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आगे चलते। आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया है कोई नहीं, आज बताइएगा मेघालय है कि मिजोरम है। 80 में मेघालय है, मिजोरम है या मणिपुर है, इन तीनों में से कौन सा 2 है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं।
सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लियर अगेंस्ट सेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी मैं रोज बता चुका हूँ, जब भी इलेक्शन आते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, किस एक्ट के थ्रू? तो फाइनेंस एक्ट था, फाइनेंस एक्ट था। इसके थ्रू, अरे यार, इसके थ्रू ये लाया गया था। इसमें कुछ नहीं था, इसमें यह था कि कोई भी आदमी अगर किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई इशू करेगी केवल 15 दिन के लिए। क्या हो रहा है आज, सॉरी कुछ हाँ, एसबीआई इशू करेगी केवल 15 दिन के लिए। तो ये बात हुई थी। और इसमें इतना दिक्कत क्यों है? क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कौन कितना पैसा डाल रहा है, क्योंकि इसमें किसी का भी नाम नहीं लिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अगर आप आरटीआई डालेंगे तो आरटीआई का भी जवाब नहीं आता है इसमें, इसलिए और लोगों को टेंशन हो रही है। दूसरा, इसमें यह बोला गया था पहले क्या होता था इलेक्टोरल बॉन्ड में, कि कोई भी कंपनी अपनी जो 3 फाइनेंशियल ईयर है उसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें से केवल 7.5% ही डोनेट कर पाएगी। लेकिन इस बिल ने क्या करा कि कोई भी कंपनी हो उस पर कैपिंग हटा दिया कि आप कितना भी पैसा डोनेट करिए, आपकी मर्जी है। तो इससे क्या हुआ कि फेक कंपनीज बनने लग गई, जो घाटे में चल रही थी कंपनीज वो भी आने लग गई। इससे क्या हुआ कि फेक कंपनीज क्या करती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेती हैं और वो आगे किसी का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रांसफर कर देती हैं। तो इससे बहुत लोगों को डर लग गया। तो ये बात थी इलेक्टोरल बॉन्ड से। ये रोज आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊं। जब इस पर डिसीजन आ जाएगा तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। रोड टू फ्री फ्रॉम टोल बूथ इन अ ईयर। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे फिजिकल टोल बूथ्स होते हैं, जहाँ पे भी हमारा टोल टैक्स लगता है, उनको नितिन गडकरी साहब खत्म करने की कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम जीपीएस का यूज़ करेंगे। जीपीएस की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कि इसके थ्रू हम सीधे टोल ले लिया करेंगे। अब हम जो फिजिकल टोल बूथ हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि न्यू पॉलिसी जो है वो कहती है कि फिटनेस टेस्ट होगा 20 साल में। जो इन केस ऑफ अगर कोई प्राइवेट व्हीकल है तो उसका 20 साल में होगा, कमर्शियल व्हीकल है तो उसका 15 साल में होगा। और अगर वो सर्टिफिकेट जो है, अगर वो व्हीकल जो है फेल माना जाता है तो उसकी लाइफ जो है उस व्हीकल की उधर ही खत्म हो जाएगी। और ये भी बोला गया, इन्होंने एक अच्छी बात बोली कि आपकी जैसे व्हीकल की लाइफ खत्म हो गई है तो आप उसे स्क्रैप यार्ड में लेके जाइए और आप हमसे रिबेट ले लीजिए, मतलब इतना पैसा ले लीजिए, इतना छूट ले लीजिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। यहाँ इंपॉर्टेंट था जीपीएस, थोड़ा जीपीएस के बारे में पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा पासिस बिल टू रेज एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर। राज्यसभा दोबारा एक बिल ले आई है ताकि एफडीआई लिमिट, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस सरकार की मुझे ये बात ही बहुत बुरी लगती है कि हमेशा ये इसका खासकर जो जोर रहता है वो प्राइवेटाइजेशन पर रहता है। प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, एलआईसी हो, कुछ भी हो, प्राइवेट करो, ख़त्म करो। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आप करिए प्राइवेटाइजेशन, ठीक है आप करिए, लेकिन आप उन चीज़ का करिए जो चीज़ घाटे में चल रही है। जैसे जो चीज़ लॉस में चल रही है उसका अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हो तो मेरे को समझ में आता है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है, कोई प्रॉफिट दे रहा है, आपको इतना % प्रॉफिट दे रहा है, उसको अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो वो मेरे को समझ में नहीं आता। कोई अपना घर बेच के अपने घर की स्थिति नहीं सुधारता कि आप अपना घर बेच दो तब आप अपने घर की स्थिति सुधार लोगे। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती है। अब एफडीआई से मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग आके इंडिया में पैसा अपना निवेश करते हैं, चलिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हमारा पैसा इंडिया में सेफ नहीं है या कोई भी गलत फैमिली की वजह से, तो तुरंत सारा पैसा जो है वो एकदम बाहर निकाल लेंगे। और इससे क्या होगा कि एकदम हमारा जो और लोगों का पैसा वो भी डूब जाएगा, क्योंकि एफडीआई तो थोड़े ही लोगों का है। अब एफडीआई में जब सब पैसा बाहर से आने लगेगा तो इंडिया के लोग भी पैसा डालेंगे उसमें खूब सारा, लेकिन जैसे ही कुछ होगा तो एफडीआई वाले लोग क्या करते हैं कि वो अपना पैसा खींच लेंगे तुरंत और इंडिया में लॉस की स्थिति बन जाएगी। तो कोई बात नहीं, अब ये देखिए बढ़ाने की कह रही है। इंश्योरेंस में हमारा एफडीआई जो लिमिट थी वो 49% रहती थी, अब उसको ये बढ़ा के 74% करना चाह रही है। तो अभी तो 49 ही है क्योंकि अभी बिल है, जब ये एक्ट बन जाएगा तो 74 हो जाएगी। याद रखिएगा डिफेंस सेक्टर में हमारी एफडीआई लिमिट जो है 74% है, डिफेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस में 49% है, अभी 74 नहीं हुई है। तो देखते हैं जो भी होता है प्राइवेट। अब देखिए मान एक एग्जांपल बहुत फेमस है एलआईसी का, आपको पता बहुत उसके आईपीओ रिलीज करने वाले हैं, उस पर यही दिक्कतें हो रही है कि एलआईसी इतनी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज है, कम से कम 250% प्रॉफिट में चलती है एलआईसी। और इतनी सारी जो घाटे की बैंक है, स्पेशली जो आईडीबीआई बैंक थी या एक और जो आईडीएफसी बैंक थी, वो इतनी घाटे में चल रही थी, उसने एलआईसी ने उसको लिया। अब आज आईडीएफसी जो है वो भी प्रॉफिट में हो गई है। तो इतनी अच्छी अगर आपकी पीएसयू है तो उसको आप आईपीओ क्यों निकालना चाह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता। आईपीओ में आपको पहले बता चुका हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई भी कंपनी अपनी पहली बार शेयर
पब्लिक को अलाउट करती है उसको हम बोलते हैं आईपीओ। तो अभी तक एलआईसी जो है वो 100% मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, लेकिन अब क्या करने वाले हैं कि एलआईसी का आईपीओ निकालने वाले हैं, मतलब एलआईसी भी प्राइवेट हो जाएगी। प्राइवेट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ रिलीज होंगे तो उन्हें पब्लिक खरीदेगी तो मतलब सारी पावर जो है पब्लिक के हाथ में आ गई। अगर वहीं 51% से ज़्यादा स्टेक अगर पब्लिक खरीद लेती है तो प्राइवेट हो जाएगी कंपनी। तो ये होता है आईपीओ। एक होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई कंपनी दूसरी बार, मतलब एक बार तो उसके शेयर मार्केट में ही, अगर वो दूसरी बार अपना शेयर निकालना चाहती है उसको हम एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। आगे चलते हैं। अलाइनिंग अ मिसाइल डील विद डेस्टिनेशन मनीला। तो अभी याद रखिएगा कि हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो हमारी इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको हम भेज रहे हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? फिलीपींस को। तो एक सवाल बन सकता है कि रिसेंटली हमने किसको एक्सपोर्ट करी है, तो फिलीपींस को करी है। ब्रह्मोस क्या नाम है? तो ब्रह्मोस जो है वो 2 नदी से मिलकर बना है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी और एक मॉस्को नदी। मॉस्को क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिजीनियसली मेड नहीं है, हमने रशिया की सहायता से बनाई थी। आज भी 65% जो इसके पार्ट्स हैं वो हम रशिया से ही इम्पोर्ट करते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, लेकिन अब इंडिया इतना सक्षम हो गया है कि वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले इसकी रेंज जो थी वो 290 किलोमीटर थी ब्रह्मोस मिसाइल की, क्योंकि हम MTCR का पार्ट नहीं थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट नहीं थे। तो अभी हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट हैं, तो इसलिए इसको हमने 290 किलोमीटर से हटा के 400 किलोमीटर कर दिया, क्योंकि हम इसका पार्ट हो गए। MTCR का जो पार्ट नहीं होता उस पर कैपिंग लगी हुई थी कि केवल हम 300 किलोमीटर तक का ही रेंज का बना सकते हैं, लेकिन हम जब जैसे इसका पार्ट हुए तो हमने उसको बढ़ा के अब 400 किलोमीटर कर दिया है। तो ये हमारी बात थी। और तो इसमें कुछ जानने का इंपॉर्टेंट नहीं है। काटसा, हाँ काटसा भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो क्या हुआ है कि काटसा जो है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। अगर कोई भी नेशन अगर मान के चलिए यूएस की बात नहीं मानता है तो वो उस पर काटसा लगा देता है, मतलब कोई भी अगर नेशन रशिया की मदद लेता है तो उस पर वो काटसा लगा देता है। तो यही अब वो जो ऑथर है वो इसलिए डर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि आप इस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका 65% पार्ट जो है वो आप रशिया से इंपोर्ट करते हो। हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं लेकिन उसके अंदर जो पार्ट लगता है वो तो हम रशिया से ही ले रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया के ऊपर भी काटसा लग जाए। काटसा क्या होता है कि सैंक्शन लग जाता है, यूएस लगा देती है, जिसकी वजह से फिर यूएस के जितने भी एलाइज हैं या यूएस हैं हम उससे कोई भी सामान नहीं ले सकते हैं इन डिफेंस सेक्टर। तो इसी बात का डर लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। न्यू DFI मस्ट कर्ब, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक इसमें इंपॉर्टेंट जो है इनका नाम KV कामत। डायरेक्ट पूछा जाता है। NDB के प्रेसिडेंट जो मैंने आज आपको बताया नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसके प्रेसिडेंट हैं KV कामत। और इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। सो आज की न्यूज़ सारी कवर हो गई। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी इंस्टाग्राम ID है, मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा यार, तो अच्छा रहेगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, न्यूज़ डेली आएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस नहीं भी आती है तो आप पुराना रिवाइज किया करिए। करीबन हम कितने महीने से हम रिवीजन चल रहा है हमारा। ऐसा नहीं है कि आपने आज के मान के चलिए मैंने आज आपको न्यूज़ बता दी तो आपने आज पढ़ ली, तो आपको लगता है कि जनवरी की न्यूज़ आपको ध्यान होगी जनवरी में क्या बात हुई। अगर 2-3 दिन न्यूज़ नहीं आई है तो बच्चे इतने टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो गया सर आप न्यूज़ नहीं ला रहे। अरे नहीं आई, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तभी नहीं आती है, वरना डेली न्यूज़ आती है। तो कोई बात नहीं, आप जब भी न्यूज़ ना आया करें तो आप पुराना रिवीजन किया करिए। न्यूज़ तो आपके पास डेली आएगी, अगर नहीं भी आ रही है तो मैं आगे सीरीज़ में एक साथ ला दूंगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मेहनत करिए, डेली न्यूज़ आएगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। इसी तरह मेहनत करिए, आगे बढ़िए और जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए। बाय बाय।